हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। आज हम मौर्य साम्राज्य की चर्चा करेंगे। इसमें विस्तार कैसे हुआ, कौन कौन से शासक मौर्य साम्राज्य में रहे और इनके कार्य क्या हुए। तो ये शासनकाल भारत में करीब 137 साल तक भारत में मौर्य राजवंश का शासन रहा, जो कि 321 से 185 ईसा पूर्व मतलब 137 साल तक माना जाता है। मौर्य वंश की स्थापना की बात की जाए तो इसका श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त के बाद, जो कि इनका शासनकाल की अगर हम बात करते हैं तो 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक ये शासनकाल में रहे। चंद्रगुप्त के बाद इनके पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य में आए, जो कि 298 से 272 ईसा पूर्व तक शासन में रहे। बिंदुसार के बाद बिंदुसार के पुत्र अशोक आए। अशोक जो कि भारत में महान सम्राट के नाम से विख्यात हैं। इनके समय में मौर्य साम्राज्य ने काफ़ी प्रगति की थी। बिंदुसार की अगर हम बात करते हैं तो इनके बारे में इतिहासकारों का या ऐसा कहा जाता है कि ये एक योग्य पिता के पुत्र थे और एक योग्य पुत्र के पिता। अशोक के बाद इनके पुत्र कुणाल और उसके पुत्र दशरथ और बृहदत्त जो थे वो अंतिम मौर्य सम्राट थे। बृहदत्त की हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी, जिसके बाद 185 ईसा पूर्व तक इस शासनकाल का मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया और नए साम्राज्य की स्थापना हुई। अब तक हमने इसकी जो मौर्य साम्राज्य है इसकी हायरार्की देखी कि कहाँ से कहाँ तक शासक रहे हैं। आगे हम चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। अगर हम इनके शासन विस्तार की बात करते हैं तो जैसा आप ये मैप में देख पा रहे हैं, मौर्य वंश का शासनकाल की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर में शाहबाजगिरी से लेकर दक्षिण में ब्रह्मगिरी, और अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो ये कांधार से लेकर पूर्व तक पाटलिपुत्र से आगे तक ये फैला हुआ था। मतलब ये उत्तर दक्षिण तक ये ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो अधिकांश भारत में इस साम्राज्य का विस्तार था। राजधानी की बात अगर हम करते हैं मौर्य साम्राज्य की तो पाटलिपुत्र, जो कि मगध साम्राज्य की भी राजधानी रही है, पाटलिपुत्र राजधानी थी। साथ ही साथ जितने आप स्टार देख रहे होंगे, तक्षशिला राजधानी बन गई, और अगर हम बात करते हैं अवंती भी राजधानी थी। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 मुख्य राजधानी हुआ करती थी। और अगर साम्राज्य की बात करते हैं तो ये काफ़ी बड़े स्तर पर फैला हुआ साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। बौद्ध परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नेपाल की तराई से लगे हुए गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के वहाँ पर लोग हुआ करते थे, और चंद्रगुप्त को भी उसी कुल का माना जाता है। अगर हम बात करें कि मौर्य वंश की स्थापना की, तो मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त का सबसे अगर हम अधिक योगदान की बात करते हैं तो इसमें इनके जो मार्गदर्शक रहे वो चाणक्य थे। चाणक्य के मार्गदर्शन पर, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को परास्त किया और उसका अंत किया। उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत सैल्यूकस से मुक्त किया कि उस समय पर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। जो सैल्यूकस था वो सिकंदर का सिपाही था, जो कि भारत में ही रह गया था। चंद्रगुप्त ने सैल्यूकस से समझौता किया और चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर सैल्यूकस ने उसे पूर्व अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का पश्चिम क्षेत्र दे दिया। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, जिसको हम पश्चिम का एरिया बोलते हैं,
है ना, वो पूरा पर्टिकुलर जो इतना बड़ा एरिया था सिंध तक का, वो अब मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इस तरह से चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक में चंद्रगुप्त के सहायक रहे और आगे चल के ये प्रधानमंत्री और सलाहकार नियुक्त हुए। इनके अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के रचयिता की, तो चाणक्य को अर्थशास्त्र का रचयिता माना जाता है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है कि अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई, जैसे, और ये अर्थशास्त्र की जो उन्होंने रचना की थी, ये शासन और प्रशासन से संबंधित है, जो कि आगे चलकर चंद्रगुप्त के प्रशासनिक व्यवस्था में काफी मददगार सिद्ध हुआ। मौर्य साम्राज्य की अगर हम प्रशासन व्यवस्था की बात करते हैं, तो मौर्य साम्राज्य ने भी केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था अपनाई हुई थी। विद्वानों द्वारा सुझाए हुए जो उपाय थे, उसको मौर्य साम्राज्य ने आगे चलकर महत्वपूर्ण अधिकारियों के रूप में एक व्यवस्था बनाई, जिसमें इस केंद्रीकृत व्यवस्था प्रणाली में राजा प्रमुख था। राजा के बाद युवराज, जो कि उसका उत्तराधिकारी होता था, वह प्रमुख था। जो भी राय मशवरे होते थे राजा के बाद उत्तराधिकारी से पूछे जाते थे। पुरोहित, जो कि मुख्य पुजारी के रूप में था। धर्म की बात है या फिर राज्य से संबंधित राज्य विस्तार की अगर बात होती है, तो वो पुरोहित से की जाती थी। सेनापति की अगर हम बात करते हैं, तो प्रमुख सेना नायक, सैन्य संबंधित सैन्य व्यवस्था को लेकर सेनापति से चर्चा की जाती थी। अमात्य, जो कि सिविल सैनिक और मंत्रीगण हुआ करते थे, ये प्रशासन व्यवस्था में शामिल थे। राजस्व विभाग की अगर बात करते हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण अधिकारी मुख्य कोषागार, राजस्व संग्राहक और मुखिया होते थे। इनका कार्य जो भी राज्य में जो भी राजस्व एकत्रित हो रहा है, जो कर व्यवस्था है, उनसे संबंधित होता था। सैन्य विभाग, अगर हम सैन्य विभाग की बात करते हैं, तो ये 6 उप समितियों में था। ये 6 उप समितियां थी। जैसे हम प्रथम समिति की अगर बात करते हैं, तो ये नौसेना का देखभाल करती थी। द्वितीय समिति परिवहन और प्रावधान, जो भी प्रावधान परिवहन को लेकर होते थे, उसकी देखरेख करती थी। तृतीय अगर हम समिति की बात करते हैं, तो ये पैदल सैनिकों से संबंधित समिति थी। जो भी पैदल सैनिकों की अगर नियुक्ति से संबंधित है, उनके वेतन से संबंधित कोई बात है, तो वो ये समिति द्वारा होता था। चतुर्थ समिति की अगर बात करते हैं, तो ये घोड़े मतलब अश्व की अगर हम बात करते हैं, अश्व की देखरेख से संबंधित समिति थी। अगर अश्व के जैसे और अगर परचेस करना है, कहीं से ला रहे हैं, अफगान वगैरह से घोड़े आते थे, तो ये सब का जो देखरेख होता था, ये चतुर्थ समिति द्वारा होता था। पंचम समिति की अगर बात करते हैं, तो ये घोड़े, हाथी वगैरह की देखभाल करते थे, उनकी जिम्मेदारियां थी। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं, जो ये 6 समितियां थी, ये सैन्य विभाग से संबंधित थी, जो कि सैनिक में जो भी हम हाथी घोड़े की बात करते हैं, वो सबसे संबंधित ये समिति थी, और जो कि प्रशासन का एक मुख्य भाग थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जासूसी विभाग, जिसको हम गुप्तचर विभाग भी बोल सकते हैं। तो जो ये जासूसी विभाग बनाया गया था मौर्य साम्राज्य में, ये इसमें गुप्तचर जो होते थे, जगह जगह जो भी व्यवस्था है उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचनाएं होती थी, वो महामात्य के पास लाते थे, और महामात्य जो है वो ये सारी सूचनाएं राजा के पास लेकर जाते थे। तो वहां पर भी जो सिस्टम था, वो हायरार्की की एक सिस्टम था। नेक्स्ट, तो प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था थी, जिसमें अगर नगर प्रशासन की बात करते हैं, तो इसमें शहर का जो भी प्रशासन व्यवस्था थी, जो नगर व्यवस्था थी, वहां पे उसका नाम होता था नगारका। नगारका अर्थात जो शहर की प्रशासन का प्रभारी होता है। जैसे हम जिला मजिस्ट्रेट बोलते हैं ना, तो उस तरह की वहां पर नगारका कहा जाता था। एक होते थे सीता। सीता का अर्थ है कि जो वह अध्यक्ष जो कि कृषि और पर्यवेक्षण से संबंधित होते थे। सीता, जैसे हम बोलते हैं कि भूमि वगैरह है, उसका मापन है, या जो कृषि है, कृषि में जो पटवारी जिसे हम बोलते हैं, है ना, तो उसी से मिला जुला रूप है। जैसे उसका
सर्वेक्षण करना है, या फिर कृषि की अगर हम बात करते हैं तो कृषि का पर्यवेक्षण करना है, इन सब से संबंधित जो होते थे वो सीता कहलाते थे। सामस्थ, सामस्थ की अगर हम बात करते हैं तो नगर प्रशासन में सामस्थ बाजार अधीक्षक होते थे। बाजार अधीक्षक संबंधित होता है, लेकिन बाजार के लिए वहाँ पे जो पूरे बाजार का कैसा कार्य वहाँ पे चल रहा है उससे संबंधित जो भी सूचनाएं थी वो लेकर आते थे, इनको सामस्थ कहा जाता था। एक होते थे जहाजों के अधीक्षक। अब जो भी उस समय फिर तो और डेवलप हो गया था। अगर हम मगध साम्राज्य की बात करते हैं तो वहाँ पे लोहे वगैरह का भी काम शुरू हो गया था, तो अब जहाज बनना शुरू हो गए थे। तो इन जहाजों के जो अधीक्षक होते थे उनको नवाध्यक्ष कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष होते थे। शुल्काध्यक्ष वह अध्यक्ष होते थे जो पथकर के अधीक्षक थे। पथकर मतलब जैसे अगर हम जिसको बोलते हैं ना कि अगर हम अपन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, जैसे हम एक जिले में है, एक जिले को क्रॉस करते हैं तो टोल टैक्स लगता है, तो वह उस तरह से पथकर के अधीक्षक हुआ करते थे जो कि टैक्स लेते थे, उनको शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। इसी तरह से लोहाध्यक्ष लोहे के अधीक्षक होते थे। पौथवाध्यक्ष वजन और माप आदि के अधीक्षक हुआ करते थे। तो अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर नगर प्रशासन कुछ इस प्रकार था। और तो अभी तक हमने जाना कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की व्यवस्था कैसे थी। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार उनके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त हुए, राजा बने। बिंदुसार की अगर हम बात करते हैं तो इनके अन्य नाम मद्रसार और सिंहसेन हैं। वायु पुराण में इनको मद्रसार के नाम से जाना जाता है और जैन साहित्य में इनको सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसको सुलझाने के लिए इन्होंने अपने बड़े बेटे को पहले भेजा जिसका नाम सुशीम था। उसके बाद दूसरे विद्रोह में का नाम तक्षम था, अशोक को भेजा। बिंदुसार की अगर बात की जाए तो इनके 100 पुत्र थे। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का उपराजा अर्थात उपराज्यपाल जिसको हम बोलते हैं वो था, राज्य का उत्तराधिकारी था। अशोक अवंती का उपराजा राज्यपाल हुआ करता था। इस तरह से अगर हम बात करते हैं बिंदुसार की तो बिंदुसार ने 25 वर्षों तक मौर्य शासन में मगध में शासन किया। मौर्य वंश में के रूप में एक शासक के रूप में रहे। 273 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनका पुत्र जो था अशोक वो राजा बना। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी संभाली थी। तो ये सब एक किंवदंती के रूप में है। हम आगे जब अशोक जाना है चंद्रगुप्त और बिंदुसार के बारे में और उस समय पर जो प्रशासन व्यवस्था थी उनके बारे में। तो ये रहा आज का लेक्चर जिसमें हमने चर्चा की मौर्य साम्राज्य के हायरार्की की, जो जिस तरह से वहाँ पर जैसे जैसे वहाँ पे शासक आए, जिसमें हमने चंद्रगुप्त और बिंदुसार की बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अशोक के साम्राज्य की बात करेंगे। उन्होंने किस तरह से अपने प्रशासन में सुधार किए, किस तरह से उनके अभिलेख हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे। इस लेक्चर से संबंधित आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम अशोक के साम्राज्य की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।